सड़कों पर लोगों का ये जम्मे गफीर देखिए। ये तुर्की में महज कुछ दिनों पहले का नज़ारा था, जहां प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के इख्तिदार को पलटने के लिए आवाम सड़कों पर उतर आई थी। लोगों में बेहद गुस्सा था। लाखों की तादाद में तुर्की के लोगों ने अलग अलग शहरों में मुजाहरे किए, क्या अंकारा और क्या इस्तांबुल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर वीडियो शो दीन दुनिया। अभी आपने देखा कि जिनके खुद के मुल्क में आवाम उनके खिलाफ हो, सड़कों पर हो, वो शख्स, वो मुल्क भारत और पाकिस्तान के बीच की कशीदगी में पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और वो हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान। तुर्की में बेहद मकबूल अपोजिशन लीडर एक्रम इमामोग्लू को सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली। उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसके बाद तुर्की में एर्दोगान के खिलाफ लोग रोड पर आ गए। तुर्की में महंगाई, बेरोजगारी उरूज पर है और एर्दोगान को बनना है खलीफा। अपने इसी ख्वाब को सच बनाने वो एक ऐसे मुल्क की मदद के लिए जा खड़े हुए हैं जिसके खुद के हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं, जो दहशतगर्दों का सिरमौर है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को धूल में मिलाने के लिए भारत कोई एक्शन लेता है तो तुर्की पाकिस्तान की कितनी मदद कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी उठता है कि तुर्की और पाकिस्तान इन दिनों ना करते हुए भी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। ना करते हुए इसलिए कि सामने दिख रहा है, फिर भी दोनों मुल्क इनकार कर रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बीच तुर्की की नेवी का एक जंगी जहाज टीसीसी बुकुकाडा कराची बंदरगाह पर पहुंचा है। खबर है कि ये 7 मई तक वहां रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज पाकिस्तान में तुर्की के सफीर डॉक्टर इरफान नेजिरोग्लू और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई मुलाकात के बाद कराची पहुंचा है। इससे पहले तुर्की के सफीर ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई है, लेकिन पाकिस्तान की फौज कह रही है कि जंगी जहाज के पाकिस्तान आने का मकसद दोनों देशों के बीच समंदरी सहयोग को और गहरा करना है। लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। भले ही पाकिस्तान तुर्की से हथियार मिलने से इनकार कर रहा हो, लेकिन फॉरेन एक्सपर्ट और इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि एक थिंक टैंक है, रविंद्र सचदेव कहते हैं कि सऊदी से कंपटीशन के चक्कर में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और यह तुर्की की मजबूरी भी है। इसके पीछे तारीख भी है। बरसों पहले आले सऊद ने ब्रिटेन के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया था। अब एर्दोगान वही खिलाफत फिर से चाहते हैं, लेकिन सऊदी उनकी राह में रोड़ा है। ऐसे में मुस्लिम मुल्क के साथ खड़ा दिखना एर्दोगान की उसी पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन ऐसा करके वो भारत की पीठ पर भी छुरा भोंक रहे हैं। देखिए, टर्की काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान के हक में रहता है। उसके कुछ कारण हैं, और अब और ज़्यादा। सबसे पहला शायद एक अहम कारण है कि एर्दोगान की खुद की पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़, डोमेस्टिक रीज़न इन टर्की। टर्की के अंदर ऑपोजिशन बहुत हावी पड़ रही है, टर्की की इकॉनमी के हाल बुरा है, तो एर्दोगान को अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को किसी ऐसे मुद्दे पर रेटरिक देना होता है जो कि उनको बांधे इसके सपोर्ट में, और इसके चलते कश्मीर का मुद्दा, यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड का मुद्दा, यानी कि उम्मा का मुद्दा, ये वहाँ पर उठाता है कि देखो मैं इंटरनेशनल लीडर हूँ। तो एक तो हो गया डोमेस्टिक रीज़न। दूसरा जो इससे पहले है, ऑब्वियसली इस्लामिक आइडियोलॉजी। टर्की अपने को इस्लामिक दुनिया की ग्लोबल साउथ के बीच में लीडर बनाना चाहता है। देखिए, टर्की सऊदी से कंपटीशन में रहता है। सऊदी अमीर है, पैसा है, एमिरेट्स भी अमीर हैं, पैसा है, तो टर्की कैसा अपना इन्फ्लुएंस बनाए इस्लामिक दुनिया में। तो टर्की की स्ट्रैटेजी है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड का ग्लोबल साउथ है उसका तो मैं चैंपियन बन ही जाऊं, और ऐसे में उसको पाकिस्तान एक अच्छा मोहरा पार्टनर दिखता है।
इस वक्त तुर्की के अंदर जो सियासी खींचतान चल रही है उसमें एर्दोगान की मजबूरी भी है कि वो अपने देश के अंदर भारत मुखालिफ नजर आए और पाक कश्मीर को लेकर के पाकिस्तानी एजेंडे को प्रमोट करते दिखें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तुर्की से हथियार खरीदेगा तो फायदा तुर्की को ही होगा। भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना एर्दोगान की स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल चॉइस है। बकौल रॉबिंद्र सचदेवा, मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क तुर्की का भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देते दिखने की एक अहम वजह यह भी है कि भारत ने यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर यानी IMEC बनाने का जो प्लान किया है उसका लैंडिंग पॉइंट ग्रीस में रखा गया है और ग्रीस और तुर्की के बीच 36 का आंकड़ा है। ये एक बड़ी वजह है कि चिढ़ा हुआ तुर्की पाकिस्तान को ज्यादा मदद कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत और तुर्की के बीच अरबों डॉलर का कारोबार होता है, बावजूद इसके पाकिस्तान के साथ खड़े क्यों नजर आ रहे हैं एर्दोगान? आंकड़े भी बताते हैं कि पाकिस्तान तुर्की से कारोबार के मामले में भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। इतना ही नहीं, भारत ने भी तुर्की से हथियार खरीदे हैं। भारत और तुर्की के डिफेंस ट्रेड की बात करें तो ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक 2024 में भारत ने तुर्की से 3.53 यानी 3.53 लाख डॉलर के हथियार खरीदे थे। बावजूद इसके तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है, मुसलमानों के वर्ल्ड लीडर बनने की चाह। लेकिन मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तुर्की के सपोर्ट से सीरिया में हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने बशर अल असद की वो सरकार गिराई जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने का दावा करने वाली मुकावमती तंजीमों की खुलकर मदद कर रही थी, सीरिया में तुर्की हिमायती अबू मोहम्मद जौलानी की सरकार आते ही अक़लियतों पर कत्ल गारत शुरू हो गई। ये अक़लियत भी मुसलमानों के ही फ़िरक़े हैं। इतना ही नहीं, एर्दोगान के सपोर्ट से ही इसराइल को सीरिया में घुसने का मौका मिल गया और उसने पूरा गोलान हाइट्स ले लिया। आज हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह और हमास को टारगेट करने गोलान हाइट्स पर इस्राएली फौजें बैठी हैं। तो ये है एर्दोगान की असलियत, ये है तुर्की की असलियत, जिसने कहीं ना कहीं गजा और फिलिस्तीन को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है और एक तरह से इसराइल की मदद की है। तो मुसलमान भला तुर्की के साथ क्यों होने चले? और अब पाकिस्तान के साथ नजर आ रहे तुर्की को भारत जवाब कैसे दे, यह भी एक बड़ा सवाल है। भारत को जो टर्की को जवाब देना है, हमें ज़रूरी नहीं है कि उसको शब्दों में बयां करें। भारत अपनी डिप्लोमेसी बैलेंस रखे, कायम रखे। हम कोई ज़्यादा रेटोरिक ना बढ़ाएं, परंतु हम टर्की के आसपास उसकी घेराबंदी को और बढ़ाएं। हम इस इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को जल्दी शेप दें, ग्रीस में लैंडिंग पॉइंट बने। ग्रीस से हमारे ऑलरेडी रिश्ते अच्छे बढ़ रहे हैं, उन रिश्तों को और बढ़ाएं। हम आर्मेनिया से हम रिश्ते और बढ़ाएं, इजिप्ट से हम रिश्ते और बढ़ाएं। ये ऐसे देश हैं जो कि टर्की को लगता है कि इसकी एक्सपेंशन और इसकी जो ड्रीम एस्पिरेशन है उसको रोकती हैं। तो उन देशों से हम दोस्ती और स्ट्रेटेजिक डेप्थ और बढ़ाएं और शांति से जब भी जहाँ इंटरनेशनल फोरम्स में कोई रेजोल्यूशंस हों, वोट्स हों, यूनाइटेड नेशंस में या FATF को लेकर के, वहाँ पर हम टर्की की खिलाफत करें। इंटरनेशनल फोरम्स में डिप्लोमेसी में ज़्यादा हलचल करे बिना हम चुपचाप करें। इसके अलावा हम टर्की और बाकी दुनिया भर के देशों को जैसे कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं बॉयकॉट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है, इसे बॉयकॉट किया जाना चाहिए दुनिया की तरफ से। तो हम टर्की को भी वही कहें, बॉयकॉट पाकिस्तान, पर वो करेगा नहीं, वो तो बल्कि उल्टा उसके ज़्यादा जा रहा है क्लोजर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, भारत अपनी डिप्लोमेसी शांतिपूर्वक खेले, कोई हम रेटोरिक ना बढ़ाएं। हाँ, हम टर्की से चुनिंदा माल लेना अब कम कर दें।
इनके कई बिड्स आते हैं भारत की डिफेंस में भी, शायद उन बिड्स को या उन प्रपोजल्स को जो कि टर्किश कंपनीज के हों उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। बहरहाल एर्दोगान अपनी हसरतों को पंख देने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ हैं। भारत को ये बात नहीं भूलना चाहिए और हर सतह पर तुर्की की इस हरकत को काउंटर करना चाहिए। साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके एर्दोगान क्या वाकई मुस्लिम दुनिया का दिल जीत पाते हैं या फिर ये गलती उनके खलीफा बनने के ख्वाब में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगी। तो दीन दुनिया का आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और एर्दोगान के इस कदम को आप कैसे देखते हैं ये भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच शेयर कीजिए। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।